सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। मेरे भाई, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं और आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है और आप जो है भैया बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। विद आंसर आपको मैं बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, कोई भी आपका बोर्ड है, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, किसी भी राज्य के बोर्ड से आप बिलोंग करते हो और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपके पास बुक है, तो भाई आप इन एमसीक्यू को जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। ये पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर जी व्यष्टि अर्थशास्त्र के एमसीक्यू की वीडियो बनाइए, व्यष्टि के बनाइए, व्यष्टि के बनाइए, जैसे आपने बाकी बुक्स के चैप्टर वाइज बनाए हैं ऐसे ही व्यष्टि के भी बनाइए। तो मेरे भाई आप जो है अब बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर का एमसीक्यू मिस ना हो। मैं अगले 2-3 दिन के अंदर पूरी की पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक के एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ विद आंसर और विद पीडीएफ। तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन और एक भी चैप्टर का एमसीक्यू आपका मिस ना हो। तो बकवास बहुत हो गई है, अब आते हैं मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इसमें से कौन सी चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। कह रहा है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसका चुनाव की समस्या से कोई भी लेना देना नहीं है, चुनाव की समस्या से कोई रिलेशन उसका नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन में कहता है इनकम का अधिक होना, दूसरे ऑप्शन में कहता है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, तीसरों में कहता है असीमित आवश्यकताएं तीसरे ऑप्शन के अंदर, और डी ऑप्शन में कहता है सीमित साधन। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, हमें सिलेक्शन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। चुनाव की समस्या क्या है? देखो, चुनाव की समस्या जो है वो आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या या चुनाव, आर्थिक समस्या एक मूल रूप से चुनाव की समस्या है, जो कि संसाधनों की दुर्लभता, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग और मनुष्य की जो आवश्यकताएं असीमित हैं उसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो यह बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि आय का अधिक होना ये कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन करना पड़ता है। तो उसने बोला कि भाई इसमें से कौन सा चुनाव की समस्या का रीजन नहीं है, चुनाव से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है वो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या होती है। देखिए, संसाधनों की दो अपनी एक महत्वपूर्ण अपनी दो विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो कह रहा है ये हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ होते हैं। संसाधन जो है सबसे पहली बात तो भाई सीमित होते हैं। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? दुर्लभ का मतलब होता है कि वो जो है सीमित है। और दूसरी इनकी अपनी एक विशेषता होती है कि संसाधनों के जो हैं वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। एक ही संसाधन को हम मल्टीपल पर्पस के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो इन संसाधनों के, संसाधन सीमित होते हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ये संसाधनों की दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। सी ऑप्शन में कहता है ए और बी दोनों, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए भी बिल्कुल ठीक है और बी भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों ही संसाधनों की दो मुख्य विशेषताएं जो हैं वो होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति दुर्लभता, इसमें से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होगी। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्लभता की स्थिति कब होती है? देखो, अगर आपको दुर्लभता का अगर मीनिंग आपको पता होगा तो दुर्लभता तब होती है जब संसाधनों की मांग संसाधनों की पूर्ति से जो है ज्यादा हो जाती है, तो जो है दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है।
ठीक है, ये कभी हो नहीं, ये दोनों ऑप्शन कभी हो नहीं सकते। संसाधनों की पूर्ति कभी भी संसाधनों की मांग से ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही बराबर हो सकती। हमेशा संसाधनों की मांग जो है वो ग्रेटर देन रहती है संसाधनों की पूर्ति से। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थर्ड का आंसर जो है ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि चयन की जो समस्या है, चयन की समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या है, मतलब वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जो भी हमने ऊपर करा था कि कौन सा इसमें से चयन से संबंधित नहीं है। तो भाई संसाधन सीमित होते हैं, मानवीय आवश्यकताएं सीमित होती हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इन तीनों रीजन की वजह से ही हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। तो भाई अगर वो यहाँ पे आपसे चयन की समस्या के उत्पन्न होने का कारण पूछता या आपको आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण पूछता, दोनों एक ही चीजें होती हैं। चयन की समस्या और आर्थिक समस्या दोनों सेम ही है और इन तीनों रीजन की वजह से ही आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्रिएट होती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, असीमित होते हैं, शून्य कीमत स्तर पर, शून्य कीमत पर उपलब्ध होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो भाई संसाधनों की मैंने अभी आपको ऊपर दो विशेषताएं बताई कि संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, संतुष्ट संसाधन जो है वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। फिफ्थ का जो आंसर है ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण क्या है, मतलब व्यष्टि के अंदर हम किन किन चीजों के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। थोक कीमत सूचकांक के रिगार्डिंग बात करते हैं, या राष्ट्रीय आय के रिगार्डिंग बात करते हैं, या बाजार मांग के ऊपर बात करते हैं, या समग्र मांग के ऊपर हम बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग हम जो है बात करते हैं। तो देखो भाई ये मोस्टली जो सारी की सारी चीजें हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र की यहाँ पे आपको चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन वगैरह के अंदर आपका काम आता है। राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर हैं। अगर आपने व्यष्टि पढ़ी है तो भाई बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, मांग ये वाला जो है ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है सिक्स्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यष्टि आर्थिक चर का जो उदाहरण है वो है यहाँ पे बाजार मांग। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मतलब व्यष्टि में या समष्टि में। दो ब्रांचेज होती हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। तो वो कह रहा है बेरोजगारी जो है अगर हम बेरोजगारी की स्टडी करेंगे तो किस में करेंगे, व्यष्टि में करेंगे, समष्टि में करेंगे, या दोनों में करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये पूरी होल इकोनॉमी की यहाँ पे बात चलती है, तो ये जो मुद्दा है ये समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है, ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर तो इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो समष्टि स्तर पर बेरोजगारी का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर वो 8 में कहता है कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो होती है, तीन तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कह रहा है जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बोला तीन तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये जो है जो समाजवादी होती है उसी का ही ये नाम है। पूंजीवाद को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, समाजवादी को केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे सारे के सारे आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा किए लिए जाते हैं। पूंजीगत होता अगर तो पूंजीगत में सारे के सारे जो है मार्केट फोर्स पे चलता है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली चलता है। तो 8th का जो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8th क्वेश्चन का। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका जो ढलान है
वो कैसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र अगर आपने देखा है, आपने अगर पढ़ा है चैप्टर, इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र बनता है। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। ठीक है जी। तो ये जो मूल बिंदु होता है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु की ओर। इस शेप को नतोदर कहते हैं। ठीक है, ये वाली शेप जो होती है ये नतोदर होती है, और ये वाली जो शेप होती है ये उन्नतोदर होती है। ये लिखा है ना उन्नतोदर, ये वाली उन्नतोदर होती है, ये नतोदर होती है। तो पीपीसी की जो शेप होती है एक्चुअल में वो कैसी होती है, ये वाली होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है, नाइन्थ का सी ऑप्शन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीपीसी जो है उत्पादन संभावना वक्र, ये मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाता है या नतोदर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कह रहा है जो क्या उत्पादन करना है, इस समस्या का जो संबंध है वो किससे है, क्या उत्पादन करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आय के वितरण से रिलेटेड है, या वस्तु एवं सेवा के चयन से रिलेटेड है, या वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य से संबंधित है। भैया हम ये है किन वस्तुओं का और किन सेवाओं का उत्पादन करना है, क्या वस्तु हमें बनानी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में बनानी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किस वस्तु का और किस सेवा का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी वस्तु और कौन सी सेवा का निर्माण करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करनी चाहिए, ये इससे रिलेटेड है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कैसे उत्पादन किया जाए, ये वाली जो समस्या है, ये जो समस्या है, ये आपकी जो समस्या है ये किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कि भाई दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है श्रम प्रदान और एक होती है पूंजी प्रदान। तो कैसे उत्पादन किया जाए के अंदर इस चीज का डिसीजन लिया जाता है कि श्रम प्रदान तकनीक से उत्पादन करना है या पूंजी प्रदान तकनीक से उत्पादन करना है। एक प्रोड्यूसर उस टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जो लागत है वो कम से कम आती है। केंद्रीय समस्याओं के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या, कैसे, किसके लिए, ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। तो 11वें का जो आंसर है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा तकनीकी का चयन। ठीक है, 11वें का आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बारी आएंगे, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पीपीसी एक ऐसा टॉपिक है, देखो इसके इस चैप्टर के अंदर आपका एक तो पीपीसी हो गया, केंद्रीय समस्या हो गया, चयन, दुर्लभता, इन सब के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। तो कह रहा है दिए गए रेखा चित्र में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाया जाता है, कौन सा बिंदु जो है, यहाँ पे अलग अलग बिंदु दे रखे, एक बिंदु, एक पॉइंट पीपीसी के ऊपर है, कुछ पॉइंट पीपीसी के अंदर है, कुछ पॉइंट पीपीसी के बाहर है। तो अगर आपने पीपीसी वाली वीडियो देखी है या पीपीसी के रिगार्डिंग आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होते हैं, मैंने वीडियो भी बना रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, संसाधनों का अकुशल प्रयोग। ठीक है, जो पॉइंट पीपीसी के ऊपर होते हैं वो दर्शाते हैं संसाधनों का पूर्ण उपयोग, और जो पॉइंट पीपीसी के बाहर होते हैं वो दर्शाते हैं संसाधनों का विकास। तो उसने क्या पूछा है, संसाधनों का अकुशल प्रयोग कौन सा बिंदु दर्शा रहा है, तो बिंदु सी जो है वो संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शा रहा है क्योंकि वो पीपीसी के अंदर है। फिर वो कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था पीपीसी पर प्रचालन कर रही होती है तो इससे जो है क्या प्रकट होता है, पीपीसी पे अगर वो प्रचालन कर रही होती है इसका क्या मतलब है, मतलब ये वाले जो बिंदु हैं पीपीसी पे प्रचालन कर रही है, इसका मतलब है वो अर्थव्यवस्था पीपीसी पे काम कर रही है, पीपीसी पे प्रोडक्शन हो रही है। तो पीपीसी क्या है बेटा, पीपीसी जो है आपकी उत्पादन की संभावना को दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है और जो भी टेक्निक है, अगर वो उन दोनों का पूर्ण उपयोग कर ले तो एक अर्थव्यवस्था मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, वो आपको पीपीसी बताता है। तो इसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं, इसका अगर इस पे काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी संभावना है और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्या है, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जो ए और बी पॉइंट जो होते हैं ये दर्शा रहे हैं अगर पीपीसी के ऊपर काम कर रही है। अगर बेटा पीपीसी के अंदर काम करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सी बिंदु क्या दर्शा रहा है, सी बिंदु ये वाला पॉइंट दर्शा रहा है कि हमारी सी बिंदु ये वाला पॉइंट दर्शा रहा है कि संभावना ज्यादा है, हमने सोची थी इतनी प्रोडक्शन होगी लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन उससे कम है।
और डी ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन ये कि मेरी जितनी संभावना थी उस एक्चुअल प्रोडक्शन उससे ज्यादा ही हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार मैंडेटरी है, ए चित्र वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और पीपीसी पे ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 13वें का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चित्र 12 में ही कह रहा है वो, ठीक है, चित्र 12 में ही देखना है हमें। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है चित्र 12 में उत्पादन का अप्राय संयोग उत्पादन संभावना वक्र में दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। उत्पादन का अप्राप्य संयोग कौन सा है, अप्राप्य संयोग, अप्राप्य संयोग जो है उत्पादन संभावना वक्र में किसके द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, पहले चित्र 12 देखिए। चित्र 12 जो है चित्र 12 में देखेंगे कौन कौन सा है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, ये आपके जो है, ये आपके जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। कह रहा है वो कौन सा पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र में, इस वाले चित्र के अंदर वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि आपके उत्पादन का अप्राप्य संयोग इसको जो है दर्शा रहा है। इस इनके अंदर बताना है, ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है या डी बिंदु है, इनमें से कौन सा बिंदु है जो उत्पादन में अप्राप्य संयोग को जो है दर्शा रहा है, ये हमको जो है ये हमको यहाँ पे बताना है। आपको बेटा सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ये जो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको जो है डी बनाइए। क्यों, क्योंकि अप्राप्त उत्पादन का अप्राप्य संयोग का मतलब क्या होता है, उत्पादन का अप्राप्य संयोग का मतलब होता है अनअचीवेबल आइटम, अनअटेनेबल कह सकते हो, अनअचीव कह सकते हो, वहां जहां पे उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज को कहते हैं अप्राप्य संयोग, जिस चीज को हम अचीव नहीं कर सकते। तो भाई एक आपको ही पता होना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था हमेशा पीपीसी के अंदर काम करती है। ठीक है, तो ये तो अचीवेबल है, एक अर्थव्यवस्था कभी भी पीपीसी के ऊपर काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब ऊपर नहीं कर सकती तो वहां तो छोड़िए, ये तीनों जो बिंदु हैं ये संसाधनों का अनअटेनेबल अनअचीवेबल बिंदु हैं, जिसको अर्थव्यवस्था कभी भी अचीव नहीं कर सकती। एक अर्थव्यवस्था हमेशा पीपीसी के अंदर काम करती है, केवल सी बिंदु अचीवेबल है और कोई सा अचीव नहीं है। एक अर्थव्यवस्था इनफैक्ट कभी भी इसके ऊपर भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर काम करने का मतलब क्या है, ऊपर काम करने का मतलब है कि भाई हम संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो इस मान्यता पर बना हुआ है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, लेकिन संसाधनों का पूर्ण उपयोग कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब ये कह रहा है कि संसाधनों में अगर वृद्धि होती है, अगर संसाधनों में वृद्धि होती है तो उससे आपका जो उत्पादन संभावना वक्र है वो किस और जो है शिफ्ट होता है। देखो पीपीसी को खिसकाने के बहुत सारे, पीपीसी के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं आती है और संसाधनों में अगर वृद्धि होती है तो आपका पीपीसी जो है दो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर संसाधनों में कमी होती और टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती तो आपका बाईं ओर खिसक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, 15वें का जो आंसर है वो जाएगा ये। 16वें की अगर हम बात करें, कह रहा है जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है उस भूमि पर 100 किलो चावल उत्पादित करने की अवसर लागत क्या होगी। मतलब एक आपके पास जमीन है, उस पे दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो 80 टन जो है गेहूं उगा सकते हो, या आप उस पे जो है 100 टन जो है 100 किलो जो है 100 किलो चावल उगा सकते हो। आपके पास दो विकल्प थे, तो आपने जो है आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप जमीन पे 80 किलो चावल की प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, 80 किलो चावल 100 किलो चावल की आप प्रोडक्शन कर रहे हो, 100 किलो चावल आप उगा रहे हो। तो कह रहा है अगर आपके पास दो विकल्प थे, या तो गेहूं उगा लो या चावल, गेहूं उगाओगे तो 80 टन प्रोड्यूस होता,
चावल उगाओगे तो 100 किलो प्रोड्यूस होगा। तो आप उगा रहे हो अपनी जमीन पे चावल, तो कह रहा है अगर आप चावल उगा रहे हो, अगर आप चावल उगा रहे हो तो चावल उगाने की अवसर लागत क्या होगी? अवसर लागत क्या होती है? जो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प आपके पास मौजूद था, कौन सा? गेहूं। और कितना? 80 टन। तो बी इसका जो है, बी इसका आंसर हो जाएगा कि भाई 80 टन जो है उसकी अवसर लागत होगी। और अगर गेहूं उगाते हम अपनी जमीन पे, तो उसकी अवसर लागत क्या हो जाती? तो जितना चावल उग सकता था 100 किलो चावल, वो उसकी अवसर लागत हो जाती। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीमांत अवसर लागत, इन सब के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ये चित्र वाले क्वेश्चन इस बार बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि दिए गए रेखा चित्र 13 में, ये एक चित्र दे रखा है, देखो पीपीसी के ऊपर ही है ये, इस पे उत्पादन संभावना वक्र ये दे रखा है। तो बिंदु ए पर सीमांत अवसर लागत जो है वो क्या होगी? इस बिंदु पे, ए बिंदु पे ये पूछ रहा है, इस पॉइंट पे सीमांत अवसर लागत जो है वो क्या होगी? तो पहले तो आपको जो है सीमांत अवसर लागत का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला क्या होता है? सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होता है डेल्टा वस्तु y अपॉन में डेल्टा वस्तु x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वस्तु y अक्ष पे है, वस्तु x इस अक्ष पे है, ठीक है। तो वस्तु y की अगर हम बात करें तो ये आ गया ए बी, ठीक है। और वस्तु x की अगर हम बात करें तो ये आ गया यहाँ पे बी सी, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतना चेंज आ रहा है। तो भाई ये हो गया ए बी अपॉन में बी सी। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 17वें का जो आंसर है वो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ये इसका जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सीमांत अवसर लागत पीपीसी केंद्रीय समस्याएं, इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। अब देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि पीपीसी एक सीधी रेखा होती है कब? ये क्वेश्चन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बार ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। 3 तरीके की शेप हो सकती है। अगर सीमांत अवसर लागत स्थिर होती है तो भाई पीपीसी एक सीधी रेखा होती है, अगर बढ़ती हुई होती है तो नतोदर, और घटती हुई होती है तो उन्नतोदर। तो ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इसके देखो 3 शेप होती हैं, एक होती है ऐसी, ओरिजिनल में तो ऐसी होती है, ठीक है, ये होती है नतोदर, ये उन्नतोदर, और सीधी रेखा इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसी कब होगी? जब सीमांत अवसर लागत स्थिर होती है। ऐसी कब होगी? जब सीमांत अवसर लागत बढ़ती है। और ऐसी कब होगी? जब सीमांत अवसर लागत घटती है। सीमांत अवसर लागत पीपीसी का ढलान होती है, पीपीसी का स्लोप होती है। पीपीसी की आकृति किस तरीके की होगी, ये सीमांत अवसर लागत के ऊपर डिपेंड करता है। तो 18वें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित तालिका में एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्रिकेट के बल्ले और साड़ियों के उत्पादन की संभावनाएं प्रदर्शित की गई हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, या तो दो वस्तु बना सकती है अर्थव्यवस्था, या तो बैट बना सकती है, या तो बैट बना सकती है, या यहाँ शायद साड़ियों नहीं आएगा, यहाँ शायद गाड़ियों आएगा, ठीक है। या तो बैट बना सकती है या गाड़ियां बना सकती है। तो अगर बैट बनाती है, ये हजारों में दे रखा है, 1000 बैट, 2000 बैट, 3000 बैट, 4000 बैट, 5000 बैट, ठीक है। अब या साड़ी ले लो या गाड़ी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। साड़ियां अगर बनती है तो ये इतनी इतनी बन सकती है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है। तो अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि यदि क्रिकेट के बल्ले का उत्पादन 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में साड़ियों के कितने उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा? साड़ियां ही है जी, ठीक है, यहाँ पे भी साड़ी है तो साड़ी मान लीजिए। वो ये आपसे कह रहा है कि पहले अगर आप मान लीजिए आप 3000 बैट्स बना रहे थे, अब आपको 3000 बैट्स को छोड़कर अब आपको अगर 4000 बैट्स, अब आपको अगर 4000 बैट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको जो है कितनी, आप जब 3000 बैट बना रहे थे तो आप कितना उत्पादन कर रहे थे साड़ियों का? 50 लाख का, ठीक है। अब आपने 1000 बैट्स बढ़ा दिए, अब आप 4000 बैट्स बना रहे हो,
तो साड़ियों का उत्पादन कितना हो रहा है? अब साड़ियों का उत्पादन हो रहा है 30 लाख। पहले कितनी हो रही थी? पहले हो रही थी 50 लाख। ठीक है, लेकिन अब हम हमने बैट एक एक वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। एक ही समय पे दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितनी साड़ियों का आपको त्याग करना पड़ रहा है। तो भाई 20 लाख साड़ियों का मुझे क्या करना पड़ रहा है? 20 लाख साड़ियों का मुझे जो है त्याग करना पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये 20 लाख साड़ियां जो है, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अफसर सीमांत अफसर लागत के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है पीपीसी जो है, पीपीसी के नतोदर होने का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ ढलान, घटता हुआ ढलान, स्थिर ढलान, ये इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जो शेप है, ये जो पीपीसी इस तरीके से बनता है, इसको नतोदर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये इसके नतोदर होने का मतलब क्या है? तो इसको कहते हैं बढ़ता हुआ ढलान। ठीक है, ये होता है बढ़ता हुआ ढलान, और ये होता है घटता हुआ ढलान, और ये वाला जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं स्थिर ढलान। ये आपको ध्यान रखना है, पीपीसी के ऊपर भाई क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा ही आएगा। इसका आंसर 20 लाख है और इसका आंसर बढ़ता हुआ ढलान आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि चित्र 14 में, अब देखो ये चित्र वाले क्वेश्चन जो है भाई इस बारी बहुत सारे आएंगे, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा। अब वो कह रहा है कि चित्र 14 में पीपीसी का AB से AB1 की ओर घुमाव क्या दर्शाता है? मतलब पहले हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपका ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया AB1, तो ऐसा कब होता है? तो भाई अगर आपने पीपीसी की वीडियो मेरी देखी है बहुत ही अच्छे से, एक एक चीज मैंने आपको बता रखी है, पीपीसी क्या है, पीपीसी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या मान्यताएं होती हैं, कैसे कैसे पीपीसी खिसकता है, कब कब खिसकता है, क्या रीजन है, उसके अंदर बिंदु क्या दर्शाते हैं, ये भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा आप। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा कब होता है? केवल एक्स में शिफ्ट हो रहा है, वाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, केवल एक्स में चेंज हो रहा है। मतलब आपकी जो यहाँ पे आप इसने क्या ले रखा है, यहाँ पे इसने गुड्स बी ले रखे हैं, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। तो केवल वस्तु बी जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? या तो केवल वस्तु बी के या तो संसाधन बढ़ रहे हैं, या वस्तु बी की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, क्योंकि केवल वस्तु बी के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रही है, वस्तु ए में नहीं हो रही। तो वस्तु बी देखो, क्या यहाँ लिखा तो है संसाधनों में वृद्धि, लेकिन ये तो ना तो ए वस्तु लिखा ना बी वस्तु लिखा, यहाँ लिखा हुआ है इसने वस्तु बी में तकनीकी में सुधार हो रहा है। जब वस्तु बी के संसाधन बढ़ते और वस्तु बी की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो ये इस तरीके से शिफ्ट होता है। अगर वस्तु ए का होता तो वस्तु ए में कैसे चेंज होता है बेटा? वस्तु ए में इस तरीके से चेंज होता, तो आकृति इस तरीके से बनती। तो वस्तु ए के संसाधन बढ़ रहे हैं, वस्तु ए की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो डायग्राम कैसा भी आ सकता है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका जो आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है कब? अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, रूपांतरण वक्र पीपीसी का ही कहते हैं। ठीक है, इसी को कह सकते हैं रूपांतरण वक्र जो है सीमांत अवसर लागत वक्र का जो नाम होता है। ठीक है, सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर, ये एक ही चीज होती है। ठीक है, एमओसी कह लीजिए या एमआरटी कह लीजिए, ये भाई एक ही चीज होती है। सीमांत अवसर लागत कह लो या रूपांतरण की सीमांत दर कह लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों सेम ही है। तो ये इसके कारण इसका वक्र के अंदर जो है शेप शिफ्ट होता है, इसके कारण जो है इसके अंदर चेंज आता है। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है जब कुछ संसाधनों का प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरण किया जाता है, मतलब कुछ संसाधन पहले इस पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, वहां से शिफ्ट करके हम इधर को लेकर आ गए, तो कह रहा है इससे जो है रूपांतरण की सीमांत दर में जो है एमआरटी के अंदर क्या होगा? एमआरटी बढ़ेगी, एमआरटी घटेगा, या एमआरटी स्थिर रहेगा, या एमआरटी जो है वो शून्य रहेगा, क्या होगा? ठीक है, जब एक संसाधन का प्रयोग दूसरे संसाधनों में जो है
प्रयोग किया जाता है। तो भाई जब एक संसाधनों का प्रयोग दूसरे संसाधनों में किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि आप किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए एक ही टाइम एमओसी, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे एमओसी हो चाहे एमआरटी हो, कोई भी हो, ठीक है, रूपांतरण की सीमांत दर या सीमांत अवसर लागत दोनों एक ही चीजें होती हैं, ये हमेशा बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्यागने की जो दर है, त्यागने की जो दर है वो हमेशा जो है वो बढ़ती ही रहती है, ये कभी भी घटती नहीं है, ये हमेशा बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है आपका ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि जब जब वस्तु एक्स के उत्पादन में, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, जब वस्तु एक्स के उत्पादन में 500 इकाइयों से कमी होती है और वस्तु वाई के उत्पादन में 500 इकाइयों से वृद्धि होती है, तो यहाँ तथा कुछ संसाधनों को एक्स उत्पादन से वाई उत्पादन की स्थानांतरित किया जाता है, तो सीमांत अवसर लागत क्या होगी, ये आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखो एमओसी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, डेल्टा वस्तु वाई, इसके उत्पादन में वृद्धि हुई, इसके उत्पादन में कमी हुई, 500 से 500 कट गया, एक जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 24वें का जो आंसर है एक इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो सकता है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्याएं, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इन क्वेश्चन को आने की जो पॉसिबिलिटी है वो भैया बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है। अगर आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, कोई भी बोर्ड है दुनिया का, आप भाई इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीसी, केंद्रीय समस्याएं, अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, चयन, आर्थिक समस्या, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आप कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है, कि गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, और वहां पे आपको सर्च करना है www.rdclasses.online। क्या सर्च करना है आपको, आपको सर्च करना है www.rdclasses.online, ये आपको सर्च करना है, या rdclasses.online भी सर्च कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद, ये वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री नोट्स के आप सेक्शन पे देखेंगे, यहाँ पे फ्री नोट्स आप देख रहे हैं, यहाँ फ्री नोट्स के सेक्शन में ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू इन हिंदी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसको क्लोज कर देंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब आपके फोन में या जिस पे भी सिस्टम पे है, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पूरी इसको जो है आप लोड होने देंगे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, लो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप पूरा का पूरा जो है, इसको आप पूरा का पूरा लोड होने देंगे। और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप अगर देखेंगे, आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप इसको जो है, आप इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, rdclasses.online, www.rdclasses.online, कुछ भी आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा अगर डालना होगा तो। बाकी आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, वहां से आप जो है, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करके, ठीक है। तो भाई अब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो चैप्टर नंबर 2 से बनते हैं आपके, जिनके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उनके पास और वो अपने बोर्ड एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। कहीं सोचो मैंने कब अपलोड कर दी, मेरे को तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो भैया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आपकी एक भी अपडेट, एक भी वीडियो, एक भी चैप्टर का एमसीक्यू मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।